दोस्तों, ये बात लगभग तय मानी जा रही थी कि अगर तमिलनाडु के राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को सरकार बनाने का निमंत्रण देते हैं तो विजय आसानी से सदन में विश्वास मत हासिल कर लेते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि इसके बावजूद राज्यपाल ने विजय से पहले विधायकों के समर्थन वाले साइन क्यों मांगे? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति थी? क्या बीजेपी और एआईएडीएमके किसी बड़े राजनीतिक समीकरण पर काम कर रही थी और उसी के लिए समय दिया गया? क्या राज्यपाल को पहले से यह जानकारी थी कि कांग्रेस के खुले समर्थन के बाद डीएमके ने भी विजय को मौन समर्थन देने का फैसला कर लिया है? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको तमिलनाडु की इसी पूरी राजनीतिक तस्वीर को विस्तार से समझाने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। दोस्तों, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे ने राज्य की राजनीति को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया जा रहा है। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, इसलिए सरकार बनाने की रस्साकसी लगातार जारी है। इस बीच सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टैलिन ने विजय की सरकार बनाने की कोशिशों को लेकर एक बड़ा और सकारात्मक बयान दिया है। तमिलनाडु के न्यूज़ चैनलों और स्थानीय अखबारों की रिपोर्ट के मुताबिक स्टैलिन ने साफ कहा है कि वो नहीं चाहते कि राज्य में किसी तरीके का संवैधानिक संकट पैदा हो। स्टैलिन ने अपील की है कि अगले 6 महीनों तक विजय की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश ना की जाए। उन्होंने विजय से ये भी कहा कि जनहित में डीएमके सरकार की ओर से शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखा जाए। दोस्तों, अगर तमिलनाडु में संवैधानिक संकट जैसी स्थिति बनती है तो उसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी और उसके सहयोगी एआईएडीएमके को मिल सकता था। इसे आप टीवीके की उस चेतावनी से भी जोड़कर देख सकते हैं जिसमें पार्टी के भीतर से भी ये बात सामने आई थी कि अगर राज्यपाल उन्हें सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाते हैं तो उनके सभी विधायक सामूहिक इस्तीफा दे सकते हैं। तमिलनाडु के राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि डीएमके के कुछ विधायकों को तोड़कर एआईएडीएमके सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है। यही जानकारी सामने आते ही टीवीके पूरी तरह से सक्रिय हो गई। राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो उसके नेता, विधायक और कार्यकर्ता एकजुट रहते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता हाथ से निकलती है अंदरूनी खींचतान शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है डीएमके प्रमुख स्टैलिन ने भी इस स्थिति को समय रहते समझ लिया और इसी वजह से उन्होंने विजय को अप्रत्यक्ष समर्थन देने का फैसला किया। स्टैलिन के इस रुख ने उन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया जिसमें ऑपरेशन लोटस या पोस्ट पोल गठबंधन की चर्चा हो रही थी। इससे विजय को राजनीतिक और मानसिक दोनों तरह की राहत महसूस जरूर हुई होगी। दोस्तों, विजय की पार्टी टीवीके ने इस चुनाव में 108 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की, लेकिन बहुमत का जादुई आंकड़ा 118 है। विजय खुद 2 सीटों से चुनाव जीते थे, इसलिए नियमानुसार एक सीट छोड़ने के बाद पार्टी की प्रभावी संख्या 107 रह जाएगी। कांग्रेस के 5 विधायकों ने टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया है, जिससे यह आंकड़ा 112 तक पहुंच गया है। यानी सरकार बनाने और उसे स्थिर रखने के लिए विजय को अभी भी 6 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है। चर्चा है कि विजय निर्दलीय विधायकों और छोटे दलों के संपर्क में है। हाल ही में उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात भी की थी। राज्यपाल ने साफ कर दिया कि सरकार गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने से पहले 118 विधायकों के समर्थन का प्रमाण देना होगा। विजय ने इसके लिए कुछ समय मांगा है। वहीं चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआती तैयारियों की भी चर्चा हो रही है। हालांकि आधिकारिक तारीख का ऐलान बहुमत साबित होने के बाद ही होगा। स्टैलिन के इस अप्रत्याशित सहयोग ने विजय की राह जरूर थोड़ी आसान कर दी है, लेकिन 118 के आंकड़े को सदन के पटल पर साबित करना भी उनके राजनीतिक कैरियर की सबसे बड़ी परीक्षा बनी हुई है। तो दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति अब सिर्फ सरकार गठन की प्रक्रिया तक सीमित नहीं रह गई है। अब ये लड़ाई सीधे जनादेश बचाने और राजनीतिक जोड़ तोड़ को रोकने की लड़ाई बन चुकी है। जिस वक्त राज्यपाल की शर्तों की वजह से विजय की सरकार बनने में देरी होती दिख रही थी, उसी वक्त सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने खुलकर यह संदेश दिया कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए और जनता के जनादेश का सम्मान होना चाहिए। राहुल गांधी का ये रुख
सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि विपक्ष के लिए एक स्पष्ट संकेत था कि इस वक्त लड़ाई किसी एक पार्टी की नहीं, बल्कि जनादेश की रक्षा की है। राहुल गांधी के समर्थन के बाद तमिलनाडु की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव तब देखने को मिला जब डीएमके प्रमुख स्टैलिन ने भी अपना रुख साफ कर दिया। स्टैलिन अच्छी तरह समझ रहे थे कि अगर इस वक्त विपक्ष बिखरा रहा तो सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिलेगा। यही वजह रही कि तमाम राजनीतिक मतभेदों के बावजूद स्टैलिन ने विजय की सरकार को कम से कम शुरुआती महीनों में अस्थिर न करने की बात कही। ये सिर्फ विजय को दिया गया समर्थन नहीं था, बल्कि तमिलनाडु के जनादेश को सुरक्षित रखने की एक राजनीतिक रणनीति थी। अब जरा बीजेपी की राजनीति को भी समझिए। पिछले कुछ वर्षों में देश के कई राज्यों में एक शब्द बार बार सुनने को मिलता रहा, ऑपरेशन लोटस। यानी ऐसी राजनीतिक रणनीति जिसमें चुनावी नतीजे आने के बाद विपक्षी दलों के विधायक तोड़कर सत्ता का गणित बदला जाता है। कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर कई दूसरे राज्यों तक इस शब्द की चर्चा होती रही है और तमिलनाडु में भी चुनावी परिणाम आने के बाद यही आशंका राजनीतिक गलियारों में तेज हो गई थी, क्योंकि यह आंकड़ा पूरी तरह अधूरा है। विजय सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बहुमत से कुछ सीटें दूर है। डीएमके सत्ता से बाहर है, एआईए डीएमके मौके की तलाश में है और बीजेपी चाहती है कि दक्षिण भारत की राजनीति में उसका प्रभाव किसी न किसी रूप में बना रहे। ऐसे में अगर विपक्ष बिखरा रहता, अगर कांग्रेस अलग रुख लेती, अगर स्टैलिन चुप रहते, तो राजनीतिक समीकरण कभी भी बदल सकते थे। यही वजह है कि राहुल गांधी के समर्थन और एमके स्टैलिन के फैसले ने तमिलनाडु की राजनीति की पूरी दिशा बदल दी। एक तरफ विजय को राजनीतिक मजबूती मिली, दूसरी तरफ संभावित ऑपरेशन लोटस की गुंजाइश काफी हद तक कमजोर पड़ती दिखाई दी। अब तमिलनाडु में लड़ाई सिर्फ सरकार बनाने की नहीं, लड़ाई इस साबित करने की है कि जनता ने जिस पार्टी को सबसे बड़ा जनादेश दिया है, क्या उसे सत्ता तक पहुंचने दिया जाएगा या फिर राजनीतिक गणित जनादेश पर भारी पड़ेगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।